नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछले अंक में हमने ड्राइंग एंड पेंटिंग सैद्धांतिक पेपर देखा था कि किस प्रकार परिषदीय परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सैम्पल पेपर पार्ट 2 देखेंगे और देखेंगे कि वे कौन से टॉपिक्स हैं, वे कौन से क्वेश्चंस हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं पिछले साल भी और इस साल भी पूछे जा सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स होते हैं जहां से सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं। तो आज के इस अंक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर इन सैम्पल पेपर से एक से अधिक प्रश्न आपकी मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं तो इसे मात्र एक संयोग ही समझिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को। बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं वो आपको 3 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा। तो इस प्रकार से आपको 3 अंक बहुविकल्पीय प्रश्नों से अर्जित हो सकते हैं। तो हम पहला बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। राधिका किस कलाकार की कृति है? अवनींद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, राजा रवि वर्मा और अब्दुल रहमान चुगताई। तो राधिका जो चित्र था वो अब्दुल रहमान चुगताई द्वारा बनाया गया और अब्दुल रहमान चुगताई को रंगों का सम्राट भी कहा जाता है। तो आपके पाठ्यक्रम में जितने भी चित्र हैं उन्हें एक बार अवश्य देखिएगा कि उन चित्रों में क्या कथानक है, उनकी कहानी क्या है, किस प्रकार की तकनीक से उनको बनाया गया है और किस चित्रकार के द्वारा उन्हें बनाया गया है। तो आप यहाँ पर राधिका चित्र को देख सकते हैं जो अब्दुल रहमान चुगताई द्वारा बनाया गया था। और कई बार किसी पेंटिंग के बारे में या किसी चित्र के बारे में लिखने के लिए या टिप्पणी करने के लिए भी आ जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी आप चित्रों के बारे में लिखें तो आप मन में ये कल्पना जरूर कीजिएगा कि किस प्रकार का वो चित्र बना था, उसमें क्या स्टोरी थी, किस प्रकार की मानव आकृतियाँ थी, किस प्रकार के रंगों से उसे बनाया गया था। दूसरा विकल्पीय प्रश्न है, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली, कंपनी शैली या बंगाल शैली? अब देखिए, निहाल चंद जो चित्रकार था वो राजस्थानी शैली का चित्रकार था और राजस्थानी शैली के अंतर्गत किशनगढ़ शैली का वो मुख्य रूप से चित्रकार था। निहाल चंद के द्वारा ही बनी ठनी का चित्र बनाया गया था। बनी ठनी से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप बनी ठनी जो चित्र है उसे अवश्य देखिएगा। उसके बारे में जितने भी तथ्य हैं उनको जरूर पढ़िएगा कि किस प्रकार बनी ठनी का चित्र बनाया गया है। बनी ठनी को राधा की संज्ञा भी दी गई है और कला समीक्षकों के द्वारा बनी ठनी को भारत की मोनालिसा का खिताब भी दिया गया है। तो कई बार इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तीसरा विकल्पीय प्रश्न है, मुगल शैली का स्वर्ण काल था? जहांगीर काल, हुमायूं काल, बाबर काल और अकबर काल? तो देखिए, मुगल शैली के संबंध में कई सारे तथ्य हैं, उनसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं और प्रश्न बनते भी हैं। तो यहाँ पर मुगल शैली का स्वर्णकाल यानी गोल्डन पीरियड पूछा गया है कि किसके समय में मुगल शैली का स्वर्णकाल था। तो इसका सही उत्तर हो जाता है जहांगीर के काल में। इसका प्रमुख कारण यह भी है कि जहांगीर जो था वो स्वयं चित्रकला में दक्ष था और उसके समय में काफ़ी उन्नत किस्म की चित्रकला विकसित हो गई थी। इसीलिए कला समीक्षकों द्वारा मुगल शैली का स्वर्णकाल कहा गया है जहांगीर के काल को। तो इस प्रकार से आप मुगल शैली से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उन्हें जरूर देखिएगा। अब हम आते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न यानी खंड ख पे, और यहाँ पर भी आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा। इस प्रकार से आप खंड ख से 3 अंक अर्जित कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि निश्चित उत्तरीय प्रश्नों को आपको बहुत लॉन्ग नहीं लिखना है, एक ही लाइन में लिखना है। यहाँ पर इसे बोला भी डेफिनेट आंसर क्वेश्चंस कहा जाता है इसे। तो इसीलिए आपको यहाँ पर सिर्फ कम शब्दों में
इसका उत्तर देना होता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको लिखना नहीं है क्योंकि ये 1 अंक का है। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 है, किस मुगल बादशाह को कला में रुचि नहीं थी? तो इसका सीधा सा उत्तर आपको लिखना होगा औरंगजेब। औरंगजेब एक कट्टर इस्लामिक राजा था और इस्लाम को मानने वाला था, और इस्लाम में संगीत कला और चित्रकला को निषेध किया गया था। इसीलिए औरंगजेब के समय में चित्रकला का ह्रास होता है, और जो चित्रकार थे या तो वे राजस्थानी रियासतों में गए या वे पहाड़ी रियासतों में जो पहाड़ी राजा थे उनके संरक्षण में चले गए। इसीलिए चित्रकला का अगर ह्रास देखें हम मुगल चित्रकला का, तो औरंगजेब के समय में काफ़ी ज़्यादा होने लगा था। तो इस प्रकार से आप जितने भी मुगल बादशाह हैं उनके बारे में फैक्ट जमा कर सकते हैं। जैसे अकबर के समय में पोथी चित्रण ज़्यादा हुआ है, जहांगीर के समय में चित्रकला उन्नत किस्म की थी, इसीलिए स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहां के समय में चित्र भी बनाए जा रहे थे, लेकिन शाहजहां को वास्तुकला में ज़्यादा रुचि थी। तो हो सकता है कई बार प्रश्न इस तरीके से भी आ जाएं कि किस मुगल बादशाह को स्थापत्य कला में रुचि थी, तो वहाँ पर शाहजहां इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, यात्रा का अंत किस कलाकार की पेंटिंग है? जितने भी पेंटिंग आपके सिलेबस में दी गई हैं उनके चित्रकारों को एक बार आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो यात्रा का अंत जो चित्र है उसे बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न संख्या 4 है, कांगड़ा शैली किस कला शैली की उपशैली है? अब देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रमुख रूप से 4 चित्रकला शैलियाँ हैं, राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल और बंगाल शैली। तो यहाँ पर उपशैली जब पूछी जाती है तो आप राजस्थानी और पहाड़ी, इन्हीं 2 जो चित्रकला शैली हैं इनके अंदर अनेक उपशैलियाँ हैं। तो वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, जिस प्रकार से यहाँ पर कांगड़ा शैली किस कला शैली की उपशैली है पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जाता है कांगड़ा शैली पहाड़ी चित्रकला शैली की उपशैली है। अब पहाड़ी शैली की अगर हम बात करें तो पहाड़ी शैली में कुल्लू, बसोली, चंबा, गुलेर, कांगड़ा, गढ़वाल, ये सारी की सारी उपशैलियाँ हैं। बेसिकली ये जो नाम मैंने अभी लिए ये पहाड़ी रियासतें थी छोटी छोटी, और यहाँ पर ही चित्रकला का विकास हो रहा था और कुछ न कुछ अंतर हर शैली के अंतर्गत था। तो इस पूरी की पूरी पहाड़ी रियासतों को मिला करके एक पहाड़ी शैली का नाम दिया गया है, और इसी के अंतर्गत ये उपशैलियाँ आती हैं। ठीक इसी प्रकार राजस्थानी शैली को अगर हम देखें तो वहाँ पर आपको कोटा, बूंदी, झालावाड़, मेवाड़, उदयपुर, जयपुर, ये सारी की सारी उपशैलियाँ मिल जाएंगी। और ये भी जितने भी नाम हैं ये सारे के सारे वहाँ पर छोटी छोटी रियासतें होती थी। तो इस प्रकार से आप उपशैलियों को पहचान सकते हैं उनके उन नामों के द्वारा, कि उन जगहों को आप आइडेंटिफाई कीजिए कि ये राजस्थान के अंदर है या ये हिमाचल या उत्तराखंड के अंतर्गत है या कश्मीर के अंतर्गत है। खंडगौ, खंडगौ है हमारा लघुत्तरीय प्रश्नों का शॉर्ट आंसर यहाँ पर आपको देने होंगे। यानी अब आपको एक लाइन का उत्तर नहीं देना होगा, आपको छोटी छोटी टिप्पणियाँ लिखनी होंगी। यहाँ पर भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि खंडगौ के अंदर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक 3 अंक का होगा, अर्थात 9 अंक यहाँ से आप अर्जित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं प्रश्न संख्या 5, गढ़वाल चित्र शैली की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए यहाँ पर गढ़वाल चित्रकला जो शैली है उसकी विशेषताओं के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप विशेषताओं में उनके चित्रों का कथानक लिख सकते हैं, उनकी तकनीक लिख सकते हैं, उनमें किस प्रकार से धार्मिक चित्र बनाए जाते थे, 12मासा चित्र बनाए जाते थे, कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता था, ये सब विशेषताओं के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आपको जिस भी शैली के बारे में लिखना हो, उनकी विशेषताएं, उस शैली का आप अध्ययन कीजिए और देखिए कि क्या विशेषताएं उसकी रही हैं। जैसे गढ़वाल शैली के चित्रों की विशेषताएं हैं कि यहाँ पर मोलाराम तोमर ने
जो चित्र बनाए हैं उसमें नायिका भेद, बारहमासा ये तो बनाए हैं, लेकिन कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जिनके द्वारा हम गढ़वाल चित्रकला शैली को पहचान सकते हैं। जैसे महिलाओं के माथे पर अर्धवृत्ताकार चंदन का टीका, आकाश में बिजली कड़कते हुए दर्शाया गया है, और पत्र रहित वृक्षों को दिखाया गया, यानी कि ऐसे पेड़ जिनमें पत्तियां नहीं हैं। तो ये कुछ मुख्य विशेषताएं हैं गढ़वाल चित्रकला शैली की। प्रश्न संख्या 6 अगर हम देखें, राजस्थानी शैली के कुछ मुख्य चित्रों का वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ पर जो आपका पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत राजस्थानी शैली में जितने चित्र दिए गए हैं उनमें से 2 या 3 चित्रों का वर्णन आप यहाँ पर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बनी ठनी का आप यहाँ पर वर्णन कर सकते हैं, ढोला मारू के चित्रों का आप वर्णन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर प्रमुख रूप से 2 चित्रों का वर्णन आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, अकबर के काल में चित्रित पोथी चित्रणों के बारे में लिखें। अब यहाँ पर देखिए कि अकबर के काल से प्रश्न पूछा गया है कि उसके समय में चित्रित पोथी चित्रणों के बारे में लिखें। अब यहाँ पर देखिए पोथी चित्रण जो पूछा गया है, यानी कि जो उस समय अकबर के समय में जितने भी हिंदू धार्मिक ग्रंथ थे उनको फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था और उनमें चित्र बनाए गए थे, तो उनके बारे में आप लिख सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो अनुवाद हुआ है वो अकबर के समय में हुआ, और उन अनुवादित पुस्तकों में दृष्टांत चित्र अधिक बनाए गए हैं। या यूं कह सकते हैं आप कि जिस प्रकार पांडुलिपियों में टेक्स्ट के साथ में डायग्राम होते थे, चित्र बनाए जाते थे, उसी प्रकार पोथी चित्रण अकबर के समय में किया गया था। और कुछ पुस्तकों के नाम आप दे सकते हैं, जैसे हमजानामा, रज़्मनामा, अनवार सुहेली। इस प्रकार से जितने भी पुस्तकें अकबर के समय में चित्रित की गई थी उनके आप जरूर उदाहरण के लिए नाम जरूर लिखिएगा। खंड घ को अगर हम देखें तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक 5 अंक का होगा, तो यहाँ से आप 15 अंक अर्जित कर सकते हैं। इसमें आपको लॉन्ग आंसर लिखने होंगे। अब आपको छोटी छोटी टिप्पणियां नहीं लिखनी है, आपको एक निबंधात्मक उत्तर लिखना होगा। तो प्रश्न संख्या 8 देखें, समकालीन भारतीय चित्रकला अथवा ग्राफिक प्रिंट्स का वर्णन कीजिए। अब देखिए आपने कंटेम्प्रेरी इंडियन पेंटिंग या फिर ग्राफिक प्रिंट्स जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जैसे देवी है या वर्लपूल है, बहुत सारे आपके सिलेबस के अंदर ग्राफिक प्रिंट्स हैं। भारतीय चित्रकला का उल्लेख भी किया गया है। उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि आप M.F. हुसैन की जो मदर टेरेसा है उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। ग्राफिक प्रिंट्स जैसे देवी है, वर्लपूल है, उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर निबंधात्मक रूप से उनका वर्णन लिखना होगा। प्रश्न संख्या 9 को देखें तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मूल्यांकन पर एक लेख लिखिए। देखिए भारतीय ध्वज काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर, और हमेशा यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। विकल्प में हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर में हो सकते हैं, या लॉन्ग आंसर में हो सकते हैं। तो भारतीय ध्वज के मूल्यांकन पर एक लेख लिखना होगा कि किस प्रकार से जो हमारा आरंभिक ध्वज था और वर्तमान ध्वज तक हमारे ध्वज में कितने परिवर्तन किए गए, कब कब क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, उन सभी परिवर्तनों को आप लिखेंगे। साथ ही हमारे जो वर्तमान ध्वज है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं कि किस प्रकार से उसका डिज़ाइन बनाया गया था, किसने डिज़ाइन बनाया था, जो हमारे तिरंगे में रंग है उनके क्या महत्व हैं, क्या संदेश देते हैं। तो पूरे का पूरा आपको जितने भी ध्वज अभी तक हमारे द्वारा अंगीकार किए गए उन सभी ध्वजों के बारे में मूल्यांकन के रूप में आपको एक लेख लिखना होगा। मेरे इस चैनल पर आप देखेंगे तो आपको भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर एक विस्तृत वीडियो मिल जाएगा, जहां से आप इस प्रश्न का भलीभांति जवाब लिख सकते हैं। तो आई बटन में वो आपको लिंक दिया जा रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको। तो अगर आप चाहें तो वहां से भी उस वीडियो को देख करके इस प्रश्न को समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय कलाकारों का
क्या योगदान रहा, स्पष्ट कीजिए। देखिए ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, तो उस समय जो कलाकार काम कर रहे थे उन्होंने किस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी निभाई अपनी, इसको भी आपको लिखना होगा। तो आप अगर कंटेम्प्रेरी आर्टिस्टों की जीवनियों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उन भारतीय कलाकारों ने अपनी जो रचनाएं थी उनके द्वारा भी अपना विरोध प्रकट किया और जो आंदोलनकारी थे या फ्रीडम फाइटर थे उनको सपोर्ट किया। तो अगर आप देखें तो अविंद्रनाथ टैगोर की भारत माता एक ऐसा ही चित्र है, या फिर यूँ कहें कि जैसे हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन जब हुआ था कांग्रेस का, तो उस समय नंदलाल बोस द्वारा हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडालों में जो चित्र बनाए गए थे वे चित्र भी भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को संबल प्रदान करने वाले थे। वहां पर उन्होंने लिनोकट विधि के द्वारा चित्रों को बनाया था। तो आप इस प्रकार से इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं और जो भी आप प्रश्न लिखें उन्हें तार्किकता के साथ में सिद्ध करें। उदाहरण के स्वरूप उन पेंटिंग्स का नाम डालिए, उन चित्रकारों का नाम डालिए जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय में कार्य कर रहे थे। अभी इसी प्रश्न का अगर हम अथवा वाला भाग देखें, अगर आप इस प्रश्न को नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर निम्नलिखित कलाकृतियों में से किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। तो आपको 3 कलाकृतियां दी गई हैं, उनमें आपको लिखना होगा किन्हीं दो पर, जो भी आपको अच्छे से आती हैं उन्हीं को करिएगा। जैसे यहाँ पर पहला है नारी मुखाकृति वुमन फेस, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। दूसरा है माँ और बच्चा यामिनी राय का, ये काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है। और काली घाट की जो लोक कला थी उसी को आधार बना करके यामिनी राय जी ने यह चित्र रचा था, बनाया था। इस चित्र में किस प्रकार से उन्होंने एक माँ और एक बच्चे को दिखाया है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। कैसा रंग संयोजन उन्होंने इसका रखा था उसके बारे में लिख सकते हैं। और तीसरा चित्र है मदर टेरेसा का, जिसे एम.एफ. हुसैन द्वारा बनाया गया था और इसमें उन्होंने मदर टेरेसा को आधार बना करके इस चित्र को बनाया था, जिसमें उन्होंने मदर टेरेसा के वात्सल्य रूप को चित्रित किया है। तो आप जब भी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करें जहाँ पर कलाकृतियों का वर्णन करने को आए, तो आप उस चित्र के कथानक को, चित्रकार के नाम को, चित्र बनाने की टेक्निक को, किस प्रकार से रंग किए गए हैं, इनको भी जरूर उल्लेख कीजिएगा, जिससे कि एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स प्रदान करने में आगे बढ़ कर के नंबर दें। आई होप आप आज के इस सैम्पल पेपर पार्ट 2 को भली भांति समझ गए होंगे और आपको कुछ कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे आगामी परिषदीय परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम 10th क्लास के जो रंजन कला विषय का जो प्रश्न पत्र है उसको भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से रंजन कला में विगत वर्षों से सैद्धांतिक प्रश्न पत्र बन रहा है। अब वहाँ पर भी थ्योरी पूछी जा रही है, तो वहाँ पर किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाएगा या वहाँ पर कौन से वे टॉपिक हैं जो पूछे जा सकते हैं, जिनकी संभावना है, उनके प्रश्नों को भी हम देखेंगे। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।